Hey everyone, welcome to my channel Legal Logics. I hope you are doing well. दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 126 टू 128 ऑफ सीआरपीसी जो कि मेंटेनेंस से ही रिलेटेड है, जो प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो देखिए सेक्शन 125 सिंपल सी बात करता है कि मेंटेनेंस से रिलेटेड एक ऑर्डर पास किया जाता है और वो सिर्फ ऑर्डर के बारे में बात करता है, जबकि 126 और 127 एंड 128 ऑफ सीआरपीसी बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में कि वो ऑर्डर जो कि 125 में पास किया जाता है उसका प्रोसीजर क्या है, उसका वे क्या है, वो किस वे में पास किया जाता है। तो वो प्रोसीजर के बारे में बताते हैं सेक्शन 126 टू 128 और इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 126 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए जो मेंटेनेंस है वो अपने में एक सिविल नेचर का है, बट इसे सीआरपीसी में क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है? तो देखिए मेंटेनेंस कोई क्राइम नहीं है, बट ये सीआरपीसी का पार्ट इसलिए है क्योंकि मेंटेनेंस के केसेस में स्पीडी और इन एक्सपेंसिव जस्टिस हो सके, इसलिए इसे सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट किया गया है। जबकि ये सिविल का पार्ट है, बट इसे सीआरपीसी में इसलिए ही डाला गया है कि जल्द से जल्द इसका स्पीडी जस्टिस आ सके, स्पीडी ऑर्डर पास किए जा सके। क्योंकि कोई भी वाइफ है, पेरेंट्स हैं जो कि ऐसे हालात में हैं जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो कोर्ट के चक्कर किस तरह से काटेंगे, और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई प्लीडर रखें अपने लिए। तो इसलिए इसे सीआरपीसी में इंक्लूड किया गया। बहुत छोटा-सा पॉइंट था, बट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए देखते हैं हम प्रोसीजर सेक्शन 126 का। तो देखिए सेक्शन 126 बात करता है प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन और इन एनी डिस्ट्रिक्ट। देखिए अगर आप कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल करती है मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो वो जहाँ पर उसका हस्बैंड रहता है वो वहाँ पर केस फाइल कर सकती है, या जहाँ पर वो वाइफ रहती है वो वहाँ पर केस फाइल कर सकती है, या जहाँ पर उसका हस्बैंड और वाइफ जो वो खुद एक साथ रहा करते थे, जिस भी जगह पर पहले साथ में जहाँ रहा करते थे वहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है। तो ये 3 कंडीशंस दी गई हैं कि आप कहीं भी केस फाइल कर सकते हैं इन एनी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे वो हस्बैंड रहता है या जहाँ पे वो वाइफ रहती है, जहाँ पे वो दोनों रहा करते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका देखिए ये सबसेक्शन 2 क्या कहता है? देखिए इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि यहाँ पे पेन ले लेते हैं। देखिए सबसेक्शन 2 कहता है कि ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड टू बी मेड। तो देखिए सबसेक्शन 2 कहता है कि जिसके भी अगेंस्ट, मान लीजिए कोई हस्बैंड है और उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल किया है वाइफ ने, तो उसके अगेंस्ट ही ऑर्डर आना है, तो उस हस्बैंड के सामने ही सभी एविडेंसेस को लिया जाएगा और वो प्रोसीडिंग्स को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। वो हस्बैंड जब मौजूद होगा, वहाँ पे प्रेज़ेंट होगा कोर्ट में। अगर वो हस्बैंड किसी भी रीज़न से प्रेज़ेंट नहीं होता, वो पर्सनल अटेंडेंस नहीं देता, तो इस केस में उसका प्लीडर प्रेज़ेंट होना चाहिए, उसका कोई एडवोकेट, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेज़ेंट होना चाहिए, उसके सामने ये सारी प्रोसीडिंग चलेंगी, जैसे कि किसी भी समन केस में होता है। समन केस देखिए, जब किसी भी पर्सन को समन भेजा जाता है और उसे कोर्ट में प्रेज़ेंट होने के लिए कहा जाता है कि उसके अगेंस्ट किसी ने केस फाइल किया है और उसे प्रेज़ेंट होना होगा इस पर्टिकुलर डेट पर, तो वो आता है, समन देखता है और उसके बाद वो पर्सन कोर्ट में आता है, उसके सामने वो सारी प्रोसीडिंग होती है, वो अपना भी पक्ष रखता है। तो जैसे ही समन केस में होता है, वैसे ही इस केस में है कि अगर वो जो हस्बैंड है जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर आना है, अगर वो प्रेज़ेंट है, कोर्ट में आ सकता है, तो उसके सामने सारी प्रोसीडिंग चलेगी। अगर वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, तो उसके प्लीडर के सामने ये सारी प्रोसीडिंग चलेंगी। अब देखिए इसमें एक प्रोविज़ो इंक्लूड किया गया है। इसका प्रोविज़ो कहता है कि इफ द मजिस्ट्रेट इज सैटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट व्हॉम एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड, कि जिसकी जो पर्सन है, जो हस्बैंड है, जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर आना है, अगर वो विलफुली अपनी मर्जी से वो आना नहीं चाहता, वो कोर्ट में आना एक तरीके से वो नेग्लेक्ट कर रहा है, वो अटेंड नहीं करना चाहता, वो सर्विस को अवॉइड कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट जो है वो एक्स पार्टी डिसीजन सुनेगा और एक्स पार्टी डिसीजन दे देगा। अब देखिए एक्स पार्टी का क्या मीनिंग होता है? एक्स पार्टी का मीनिंग होता है कि अगर मान लीजिए कोई केस है, तो ऑब्वियस बात है कि उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टी होती है जिसने केस डाला है, एक अपोजिट पार्टी होती है।
जो केस डाल रही है या जो अपोजिट पार्टी, इन दोनों में से कोई भी पार्टी अगर हियरिंग पे प्रेजेंट नहीं होती है किसी पर्टिकुलर डेट पे जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया है, उस केस में क्या होता है, एक्स पार्टी डिसीजन दिए जाते हैं। तो उसी को एक्स पार्टी कहते हैं कि एक पार्टी के फेवर में डिसीजन दे दिया जाता है क्योंकि दूसरी नहीं आई। और इसका देखिए नेक्स्ट कहता है एनी ऑर्डर सो मेड में बी सेट असाइड, जो ये ऑर्डर एक्स पार्टी दिए गए उसे सेट असाइड भी किया जा सकता है अगर जो दूसरी पार्टी है वो विद इन 3 मंथ्स आकर अपनी एप्लीकेशन देती है, किसी भी चीज से रिलेटेड, लाइक द पेमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड देती है। जैसे कि हमने 125 में देखा था कि वाइफ जो है वो अपनी प्रोसीडिंग के जो भी खर्चे हैं वो अपने हस्बैंड से मांग सकती है, कि एप्लीकेशन दायर कर सकती है कि मेरे इतने खर्चे हो गए इस केस में और मुझे वो खर्चा चाहिए, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ इन खर्चों को हैंडल करने के लिए। तो उस केस में जो पेमेंट ऑफ कॉस्ट है वो कोर्ट दिलवाती है और कोर्ट ऑर्डर पास करती है। विद इन 3 मंथ्स अगर वो पार्टी, जो अपोजिट पार्टी प्रेजेंट, जो हस्बैंड है वो प्रेजेंट नहीं हुआ था, अगर वो प्रेजेंट हो जाता है तो इस ऑर्डर को जो इससे पहले पास किया गया था एक्स पार्टी, उसको सेट असाइड भी किया जा सकता है, उसे साइड में किया जा सकता है। देखिए इसका प्रोवाइजो थर्ड कहता है, इसका सॉरी इसका सबसेक्शन 3 कहता है कि द कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 शैल हैव द पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज मे बी जस्ट। देखिए जो सेक्शन 125 के अंडर जो भी एप्लीकेशन फाइल की जाती है कॉस्ट से रिलेटेड, तो उसमें कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पे जो भी ऑर्डर पास कर सकता है जिस भी अमाउंट का, वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किस अमाउंट पे, जो भी उसे कोर्ट को ठीक लगता है उस अमाउंट पर वो ऑर्डर पास कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 127 है। 127 देखिए बात करता है ऑल्टरेशन इन अलाउंस की। तो ऑल्टरेशन इन अलाउंस की जो कि सेक्शन 125 में जो ऑर्डर पास किया गया है, जितने भी अमाउंट का पास किया गया है, तो उस अमाउंट को ऑल्टर किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है और वाइफ है, वाइफ ने जो केस मेंटेनेंस के लिए कोई केस डाला और सेक्शन 125 में उसको ऑर्डर वाइफ के फेवर में आ गया कि ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो एज अ मेंटेनेंस अलाउंस वाइफ को मिलेगा, मान लीजिए 5,000 है, वो उसे मिलेगा। और अगर फिर भी वाइफ जो है वो ऑल्टरेशन के लिए आगे एप्लीकेशन मूव कर सकती है अंडर सेक्शन 127 में, और उसकी क्या कंडीशंस हैं वो हम सेक्शन 127 में आगे देखते हैं। देखिए ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन सर्कमस्टांस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है चेंज इन सर्कमस्टांसेस। तो देखिए चेंज इन सर्कमस्टांसेस, अगर किसी पर्सन की स्थिति में कोई परिवर्तन आ जाता है, मान लीजिए कोई वाइफ है, या तो उसकी माली स्थिति और खराब हो जाती है या उसकी माली स्थिति ठीक हो जाती है, तो वो ऑल्टरेशन के लिए या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी ऑल्टरेशन के लिए सेक्शन 125 में एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं। अब देखिए रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 और मंथली अलाउंस, इसमें बात की है रिसीविंग, जैसे कि कोई वाइफ है जो रिसीव कर रही है अमाउंट अंडर सेक्शन 125 मंथली अलाउंस रिसीव कर रही है, या जो हस्बैंड है जो पे कर रहा है, या हस्बैंड भी 127 में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है। अगर हस्बैंड अलाउंस कम कराना चाहता है, कम पे करना चाहता है, तो वो भी डाल सकता है, पर उसके उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो वाइफ है उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव आया है, इसलिए वो ये केस फाइल कर रही है, ये एप्लीकेशन डाल रही है। द मजिस्ट्रेट में मेक सच ऑल्टरेशन एज ही थिंक्स फिट इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, जो भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है कि इसमें अलाउंस में चेंज होना चाहिए, वो इंटरिम अलाउंस भी हो सकता है, वो मेन मेंटेनेंस भी हो सकता है। तो जितना भी अमाउंट मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ऑर्डर पास कर सकते हैं। बट देखिए इसमें प्रोवाइजो दिया गया है कि जो मंथली रेट है वो 500 रुपीज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। होल शैल नॉट एक्सीड, जो होल अमाउंट है वो 500 रुपीज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें देखिए हम एक कमेंट देख लेते हैं कि जो भी केस हैं, एक मिनट रेज कर लेते हैं इसे। हाँ, देखिए द चेंज द वाइफ बिकेम एन अर्निंग मेंबर। अब देखिए चेंज इन सर्कमस्टांस का क्या मीनिंग है? चेंज इन सर्कमस्टांसेस का मीनिंग है कि अगर वो वाइफ कमाने लगती है, अगर वो वाइफ अर्निंग हो जाती है, तो मेंटेनेंस में ऑल्टरेशन की
एप्लीकेशन हस्बैंड फाइल कर सकता है या उसे पूरी तरह से उस ऑर्डर को कैंसल कराने के लिए भी फाइल कर सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल है कि द कोर्ट टू मॉडिफाई इट्स ऑर्डर इवन दो इट वाज पास्ड बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ में जैसे हस्बैंड वाइफ है और उनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, कोई अग्रीमेंट हुआ कि वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वाइफ लेगी एज अ मंथली अलाउंस, और उसके बाद अगर वाइफ की स्थिति में कोई बदलाव आता है और वो फिर एप्लीकेशन फाइल करती है अंडर सेक्शन 127, तो वो कर सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ के कॉम्प्रोमाइज के बावजूद उस वाइफ की स्थिति में कोई बदलाव आया और वो उस अलाउंस को बढ़वाना चाहती है, तो इस केस में अंडर सेक्शन 127 कोर्ट जो है इसके फेवर में जो है केस कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। देखिए नेक्स्ट हमारा सबसेक्शन कहता है, नेक्स्ट सबसेक्शन देखिए क्या कहता है कि वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। तो देखिए इसे समझने के लिए हम सबसे पहले अपना कमेंट ओपन करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है और हस्बैंड, पेन लेते हैं, जैसे कि कोई हस्बैंड है और वाइफ है, तो हस्बैंड जो है, वाइफ जो है अपनी तरफ से एक केस फाइल करती है, सिविल एक क्रिमिनल कोर्ट में केस फाइल करती है कि उसका हस्बैंड उसे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है अंडर सेक्शन 125, और उसके बाद हस्बैंड जो है वो एक सिविल कोर्ट में केस फाइल करता है कि वो अपनी वाइफ को रखना चाहता है, वाइफ को वो मेंटेन करने के लिए बिल्कुल रेडी है, बट वाइफ उसके साथ रहे तभी वो उसे मेंटेन करेगा। और क्या होता है कि ये जो डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, जो वो हस्बैंड के फेवर में आ जाती है, कि कोर्ट ये कह देता है, कोर्ट की डिक्री जो है वो ये आ जाती है कि वाइफ को हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्योंकि वाइफ जो है वो उसके पास कोई रीज़न नहीं है, वो ऐसे ही विदाउट एनी रीज़न हस्बैंड को छोड़ के जा चुकी है और वाइफ को उसके साथ रहना पड़ेगा, और हस्बैंड के फेवर में ये डिसीजन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हस्बैंड ये डिसीजन जो है वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट जो सीआरपीसी में सेक्शन 125 है, जब वो मेंटेनेंस के लिए बात कर रही है वाइफ, वहां पर जाकर दिखाता है वो हस्बैंड। तो इस केस में क्या होता है कि वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास हो चुका है या होने वाला है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। और इसी को ही हम कहते हैं कि सिविल कोर्ट में जो भी ऑर्डर आया है, उसकी कॉन्सिक्वेंस के बाद जो मजिस्ट्रेट हैं उसके पास ये पावर है कि वो जो उन्होंने मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास किया है वो उसे कैंसल कर सकते हैं। तो सब सेक्शन 2 यही बात करता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो सिविल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, उसकी वजह से उन्हें अपने इस वाले ऑर्डर को, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर उन्होंने वाइफ के फेवर में पास किया था, उसे कैंसल करना चाहिए, तो वो कैंसल करेंगे। यहाँ पे शैल का वर्ड यूज़ हुआ है, उन्हें कैंसल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिविल कोर्ट ने पास किया है वो एक तरीके से एक मान्य जजमेंट है, और इसमें वाइफ जो है वो विदाउट एनी रीजन अपने हस्बैंड को छोड़ के जा चुकी है, तो वो एक तरीके से एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है। देखिए सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 25 इन फेवर ऑफ अ वुमेन हु हैज बीन डाइवोर्स। मान लीजिए कोई वुमेन है, उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसके फेवर में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है जो अंडर 125 है वो आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि वुमेन को मंथली अलाउंस मिलना चालू हो जाता है। सेक्शन 125 में मजिस्ट्रेट उसके फेवर में ऑर्डर दे देता है कि डाइवोर्सी वुमेन को इतने रुपीस जो है पर मंथ मिलने वाले हैं। अब द मजिस्ट्रेट शैल इफ ही इज सेटिस्फाइड, अब कुछ कंडीशंस नीचे दी गई हैं, हम देखते हैं वो क्या कंडीशंस है। अगर वो मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाइड है कि जो वुमेन है हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स, वो जो डिवोर्स ले चुकी थी और उसके ही फेवर में ऑर्डर आ चुका था उसका मेंटेनेंस का, उसे मेंटेनेंस मिलेगा, बट उसके ठीक बाद वो दोबारा से शादी कर लेती है। डिवोर्स लेने के बाद वो दोबारा शादी कर लेती है, तो ऑब्वियस बात है कि जो उसे मेंटेनेंस मिल रहा था, उसका जो पहला हस्बैंड है वो उसे मेंटेनेंस क्यों देगा अब। तो वो मेंटेनेंस वाला ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। इसका देखिए बी पार्ट कहता है कि दी विमेन हैज़ बीन डाइवोर्स बाय हर हस्बैंड, एक विमेन है जिसे उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया है,
और वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ द सेड ऑर्डर, और जो ऑर्डर उससे मेंटेनेंस का या तो उससे पहले या बाद में, द उसने ये जो ऑर्डर था मेंटेनेंस का, उसके बाद या पहले उसने होल अमाउंट ले लिया है किसी भी पर्सनल लॉ के अंडर। जैसे कि मान लो मुस्लिम लॉ में मेहर का अमाउंट डिवोर्स के बाद ले लिया जाता है, पूरा अमाउंट एक साथ ले लिया जाता है। तो मान लीजिए वो वुमेन आफ्टर द डिवोर्स वो पूरा अमाउंट अपने हस्बैंड से एक साथ ले लेती है, तो अब वो मंथली अलाउंस के लिए क्यों एंटाइटल होगी? क्योंकि अब उसे मंथली अलाउंस मिलना ही नहीं चाहिए, उसने तो एक साथ पैसा ले लिया सारा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर होता है, तो इस केस में मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि अब उसे मंथली अलाउंस नहीं मिलेगा, वो उसने सारा अमाउंट एक साथ ही ले लिया। और देखिए अब ये ऑर्डर बात हो रही है कि ऑर्डर का अमाउंट जो है मेंटेनेंस का वो कब पेएबल होता है। तो इन केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच सच ऑर्डर वाज मेड। तो जब ये ऑर्डर जो है ये ऑर्डर कब कैंसिल कर दिया जाएगा, जब ये होल अमाउंट जो है वो ले लिया गया था, उससे पहले ही इस ऑर्डर को, जैसी अमाउंट मान लीजिए ऑर्डर पास हुआ मेंटेनेंस का, उससे पहले वो सम अमाउंट जो है वो एक साथ उस लेडी ने ले लिया, तो वो ऑर्डर उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाएगा। और इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, अगर मान लीजिए कि कोई मेंटेनेंस देने का कोई पीरियड था, कि मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर किया था कि वाइफ को हस्बैंड जो है सब 2 साल तक मेंटेनेंस देगा, तो जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है 2 साल का, तो हस्बैंड जो वो फिर उसके बाद मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं देगा। इसका सी पार्ट कहता है कि द विमेन हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हस्बैंड एंड ही शी हैड वॉलंटरली सरेंडर्ड। अगर मान लीजिए कोई डिवोर्सी विमेन है, उसे उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया है, उसके बाद वो वॉलंटरली अपने इस राइट को छोड़ना चाहती है, वो नहीं चाहती मेंटेनेंस लेना। तो इस केस में मान लीजिए कोई मेंटेनेंस का या इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर उसके फेवर में पास हुआ था, उसने पहले फाइल किया, उसके फेवर में कोई ऑर्डर पास हो जाता है, बट उसके बाद में वो वॉलंटरली छोड़ देती है बीच में कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या रिकवरी के लिए वो मना कर देती है, अमाउंट उसे नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो अपने वॉलंटरली अपने राइट को सरेंडर कर रही है, तो इस पे भी ऑर्डर को, जो ऑर्डर मेंटेनेंस का पास किया गया था अंडर सेक्शन 125, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखिए इसका सबसेक्शन 4 देखते हैं हम। सेक्शन 127 ही डिस्कस कर रहे हैं, उसका हमारा लास्ट सबसेक्शन है ये 4। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस, मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, वाइफ को मेंटेनेंस तो मिलता है, बट बाद में हस्बैंड जो है वो मना कर देता है मेंटेनेंस देने से, उसकी रिकवरी से रिलेटेड जब डिक्री पास की जाती है, डाउरी के अमाउंट से रिलेटेड कोई डिक्री पास की जाती है, टू हुम द मंथली अलाउंस पे किया जा रहा है या इंटरिम अलाउंस पे किया जा रहा है, तो इस केस में जब ऑर्डर पास करता है कोई कोर्ट, तो वो अमाउंट हमेशा देखेंगे कि मंथली अलाउंस क्या पे किया जा रहा है, क्योंकि अगर रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस या डाउरी से रिलेटेड जब डिक्री पास हो रही है, तो आपको ये अमाउंट देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट एज अ मंथली अलाउंस पे किया जा रहा है या इंटरिम मेंटेनेंस पे किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए इसका हमारा सेक्शन 128 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की, इसका एनफोर्समेंट कैसे किया जाएगा। देखिए हमने 25 में पढ़ा है कि एक मेंटेनेंस का ऑर्डर मिलता है, एक वाइफ जाकर फाइल करती है केस, तो उसे ऑर्डर मिलता है अंडर सेक्शन 125। और 126 में हमने देखा था इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ऑर्डर दिया जाता है, इसका फुल प्रोसेस क्या है। और 127 में हमने देखा था कि जो अलाउंस का अमाउंट है उसे कैसे ऑल्टर किया जा सकता है, उसके क्या-क्या प्रोविजंस हैं। अब हमारा ये लास्ट सेक्शन है 128, जो कि बात करता है कि अगर जो आपको ऑर्डर मिल गया है मेंटेनेंस का, आप उसे एनफोर्स कैसे कराएँगे। तो देखिए अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, चाहे वो मेंटेनेंस हो आपका या आपका इंटरिम मेंटेनेंस हो, कोई भी केस जो पेंडिंग है और आपको कोई पेंडिंग केस में ही कोई इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है, या कोई भी एक्सपेंसेस हैं आपकी प्रोसीडिंग की, एज द केस में बी, shall be given without payment to the person in whose favor it is made or to his guardian। तो जो कॉपी है ऑर्डर की, जो मेंटेनेंस की या एक्सपेंसेस की जो कॉपी है, वो विदाउट एनी पेमेंट दी जाएगी उस पर्सन को जिसके फेवर में वो ऑर्डर आया। जैसे कोई वाइफ है, उसके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ, तो उस ऑर्डर की एक कॉपी जो है विदाउट एनी पेमेंट, उसे कोई फीस नहीं देनी, वो उसकी कॉपी या तो उस लेडी को दी जाएगी या उसके गार्जियन को दी जाएगी, इफ एनी।
or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance as the case may be is to be paid, या और यह उस पर्सन को भी दी जाएगी जिस पर्सन जैसे कि हस्बैंड है उसे पे करना है, तो इसकी कॉपी जो है वो एक तो वाइफ को मिलेगी, या वाइफ को नहीं तो ये उसके गार्जियन है उन्हें मिलेगी, या हस्बैंड को मिलेगी जिसे वो अलाउंस पे करना है। And such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be। और मान लीजिए हस्बैंड जो है वो मना कर देता है ऑर्डर को फुलफिल करने से, तो जो लेडी है वो मैजिस्ट्रेट, वो किसी भी प्लेस पर मैजिस्ट्रेट के जाकर एनफोर्स करा सकती है, ये कॉपी लेकर जाएगी वो ऑर्डर की और बताएगी कि भाई ये मेरे फेवर में आया था बट मेरा हस्बैंड मुझे ये अलाउंस पे नहीं कर रहा है। तो किसी भी प्लेस पे वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom it is made on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and non payment of the allowance। और जहाँ पे उस मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ भाई ये पार्टीज हैं, आइडेंटिटी मिल जाती है पार्टीज की, और यहाँ पे वो सेटिस्फाइड होता है मजिस्ट्रेट की यहाँ पे अलाउंस को पे नहीं किया गया है, जो भी केस है इसमें कि एक्सपेंसेस ड्यू हैं, तो इस केस में वहाँ पर उस मैजिस्ट्रेट के पास जाकर इसे एनफोर्स कराया जा सकता है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। तो वो वाइफ जो है वो अपनी कॉपी लेकर जाएगी मेंटेनेंस की और किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास जाकर वो इसे एनफोर्स करा लेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।